हेलो बच्चों, व्यावसायिक पर्यावरण अध्याय के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक पर्यावरण के आयामों के बारे में। आयामों से क्या मतलब होता है कि पर्यावरण के कितने तत्व होते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। अभी तक हम व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ, महत्व और विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके आयामों की चर्चा करेंगे। देखो, आयाम कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आयाम को मतलब होता है कितने तत्व होते हैं। कभी कभी आयाम भी बोल सकता है या क्या बोल सकता है, तत्व कौन कौन से होते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के तत्व तो आपको पता होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, तकनीकी, ये सारे क्या होते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण के तत्व होते हैं जो व्यवसाय को करते हैं, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये सभी घटक व्यवसाय के बाहर होते हैं, परंतु व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन से घटक हुए, एक बार वापस देखिए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और तकनीकी पर्यावरण, ये सारे व्यवसायिक पर्यावरण के क्या होते हैं, आयाम होते हैं, व्यवसायिक पर्यावरण के प्रकार होते हैं। इन सबको अपन अध्ययन करेंगे। देखना, सबसे पहले आर्थिक पर्यावरण क्या होता है। आर्थिक से मतलब होता है जितने भी इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं। ये कौन से हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, जो हमारे आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, जो हमारे पैसों को प्रभावित करती है। जैसे ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, किसी की भी मूल्य वृद्धि हो रही है, लोगों की व्यय योग्य आय में परिवर्तन। मान लो भाई टैक्स की रेट बढ़ जाती है तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, कम पैसा बचेगा तो वो खर्चा कम करेंगे जिससे हमको प्रभावित होगा। लोन की रेटें बढ़ जाती है जिससे लोन महंगे हो जाएंगे, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ये सारे क्या होते हैं, व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। परंतु ये कौन से फैक्टर के अंदर आता है, ये आर्थिक फैक्टर के अंदर आता है। शेयरबाज को सूचक, जितने भी शेयर मार्केट के सूचक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, ये कुछ पर्यावरण के आर्थिक तत्व होते हैं जो व्यवसाय को क्या करते हैं, प्रबंध के कार्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण की कौन सी कंपनी है, एक तो निर्माण कार्य कंपनी है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। अगर इनकी नीची दरें होगी, क्या होगी, नीची अवधि दरें, यानी कि टाइम पीरियड की रेटें अगर कम होगी तो उनके लिए लाभप्रद होगा। उपभोक्ता द्वारा घर और कार खरीदने के लिए ऋण लेकर व्यय में वृद्धि हो रही है। आपको पता होगा ये सारे आर्थिक घटक होते हैं जिससे क्या होता है, लोन में वृद्धि हो रही है। लोन आजकल इजीली लोन मिल रहा है, लोग कार खरीद रहे हैं, मकान अच्छे से बना रहे हैं। ये सारे कौन से घटक होते हैं, आर्थिक घटक होते हैं। अगला आता है सामाजिक घटक। कौन सा आता है घटक, सामाजिक घटक। देखो, हर समाज के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनके त्योहार होते हैं, उनकी खुद की एक संस्कृति होती है जो किसी भी व्यवसाय को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कोई बाहर की कंपनी इंडिया में काम कर रही तो इंडिया के कल्चरों को सम्मान करना पड़ेगा, उनके रीति रिवाज, उनके त्योहारों इत्यादि के अकॉर्डिंग उनको प्रभावित करेंगे। उसी प्रकार फॉरेन में अगर कोई हमारी इंडियन कंपनी है तो उनके रीति रिवाज वगैरह क्या करेंगे, कंपनी को प्रभावित करेंगे। जैसे यहाँ दिवाली होता है, दशहरा होता है, ये सारे त्योहार पे क्या होता है, कंपनी की सेल्स बढ़ती है, कंपनी में ट्रेडिशनल चीजें बिकती है। तो ये सारे प्रभाव कौन से, सामाजिक प्रभाव है। सामाजिक पर्यावरण में समाज की शक्तियों को शामिल किया जाता है। जैसे समाज में कोई रीति रिवाज है, कोई समाज का मूल्य है, कोई सामाजिक बदलाव हो रहा है, या व्यवसाय से समाज क्या अपेक्षाएं करता है, वो सारी शामिल होती है। रीतियां सामाजिक आचरण को परिभाषित करती है। दो दशाब्दियों शताब्दियों से रीतियां चल के आ रही है जो सामाजिक क्या करती है, समाज को प्रभावित करती है, समाज को बताती है कि हमारे ये रीति रिवाज है, त्योहार है, ये सारी रीति होती है जो दशाब्दियों से चल के आ रही रीतियां। जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस। ये भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे त्योहारों को मनाना कार्ड कंपनियों, मिष्ठान भंडार, दर्जी, अन्य व्यवसाय को क्या करती है, पैसों का विस्तार करती है। आपको ध्यान होगा, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, दर्जी, मिष्ठान, इनमें क्या होती है, सेल्स में वृद्धि होती है।
तो ये सारे कौन से फैक्टर हैं? सामाजिक फैक्टर है। समाज बदलाव से व्यवसाय को विभिन्न अवसर मिलते हैं। समाज में कोई भी बदलाव होते हैं जिसमें अपन को क्या मिलते हैं? अवसर भी मिलते हैं और खतरे भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और फिटनेस में आज बड़ी संख्या में लोग काम ध्यान दे रहे हैं। किसकी चीजों बारे में? स्वास्थ्य और फिटनेस में। तो अपन को डाइट पेय, जिम, मिनरल वाटर, इनका क्या होगा? बिजनेस में जो वस्तुएं होगी, खाद्य पदार्थ, वो भी जैविक यूज होगी। ये सारे इफेक्ट होता है किसी भी बिजनेस में अगर सामाजिक बदलाव होते हैं तो। अगला कौन सा घटक है? अगला है टेक्नोलॉजिकल घटक या प्रौद्योगिकीय घटक। देखो, टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। हर किसी के व्यवसाय को दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को तेजी से परिवर्तन कर रहा है। पहले गुड्स जो सेल होते थे ऑफलाइन माध्यम से होते थे, आज तीव्रता से ऑनलाइन माध्यम से सेल हो रही है। जो आप पहले स्टडी करते थे वो ऑफलाइन सेंटर्स ज्यादा होते थे, बट आजकल स्टडी किस दौरे पे चल रही है? ऑनलाइन दौर पे चल रही है। टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक या नवीनता से जुड़ी होती है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके लेकर आना, व्यवसाय परिचालन की नई पद्धतियों और तकनीकों को उपलब्ध कराती है टेक्नोलॉजी। उदाहरण के लिए वर्तमान में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में प्रौद्योगिकी कंपनियों के क्या हो गया? उत्पादन में विज्ञापन के विभिन्न तरीकों को बदल दिया है। अब हम सीडी रोम के जगह कंप्यूटर सूचना बूथ, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया द्वारा सद्गुणों को दर्शाना सामान्य हो गया आजकल। हवाई कंपनियों के पास इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पेज है, जिनके माध्यम से ग्राहक कब पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, कैसे टिकट बुक होगी, सारा इजी हो गया है। ये सब किसके बदौलत हुआ है? ये टेक्नोलॉजिकल के बदौलत हुआ है। अगला हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो, राजनीतिक पर्यावरण व्यवसाय को प्रभावित करता है। कैसे? देखो, एक उदाहरण समझो। कोई भी कंपनी वहां ज्यादा पैसा जहां लगाए, कोई भी कंपनी वहां पैसा पहले इन्वेस्ट करेगी जहां की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो, जहां पर राजनीतिक क्या हो? स्टेबल हो, स्थायी हो। जहां पर सरकारें तख्ता पलट होती रहती है, वहां बाहर की कंपनियां पैसा लगाना अवॉइड करती है। जैसे आपको ध्यान होगा, अफगानिस्तान में पहले सरकार रूल करती थी, अब वहां पर किसका रूल हो गया? तालिबानियों का रूल हो गया है। जिससे क्या होती है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहां से कंपनियां क्या करती है? बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने से पहले राजनीतिक पर्यावरण का अध्ययन जरूर करती है। राजनीतिक पर्यावरण देश में सामान्य स्थिरता, शांति, चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवहार, व्यवसाय के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, वो शामिल होता है। अब तालिबान आ गए, उनका व्यवसाय के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, ये शामिल करता है हमारे कौन से पर्यावरण में? राजनीतिक पर्यावरण में, जहां शांति होनी चाहिए। ये सब अपन वहां पर क्या देखेंगे? एनालाइज करेंगे। राजनीतिक अशांति, कानून व्यवस्था में खतरे के कारण व्यवसाय इकाइयां क्या हो जाती है? अनिश्चित हो जाती है। इसी प्रकार से सरकारी अधिकारियों का व्यवसाय के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? सकारात्मक है या नकारात्मक है? दोनों पढ़ सकता है। तो ये चीजें होती है राजनीतिक पर्यावरण के अंदर। अगला क्या कहता है? विधिक। विधिक को बोलते हैं कानून। क्या बोलते हैं? कानून। किसी भी देश के विभिन्न कानून, कोई भी व्यवसाय है, विभिन्न देशों में अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो प्रत्येक देश के कानूनों को अपन को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो किसी भी देश के कानून हमारे व्यवसाय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, यहाँ पर लेबर लॉ से रिलेटेड अधिनियम बने हुए हैं। माप और तोल कैसे करना है उनके संबंध में हमारे दिशा निर्देश है। विज्ञापन के संबंध में कानून बने हुए हैं। तो ये कानून क्या करते हैं? व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। विधिक पर्यावरण में देखो, विधिक पर्यावरण में सरकार द्वारा पारित विभिन्न विधेयक पास किए हैं सरकार ने। सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी कोई आदेश है, कोई न्यायालयों के फैसले हैं, केंद्रीय व राज्य व स्थानीय प्रत्येक स्तर पर नियुक्त विभिन्न कमीशन हैं या एजेंसियों द्वारा निर्णय शामिल होते हैं। भाई, कानून के आदेश, सरकारी मीडिया वगैरह, न्यायालय के फैसले, ये सारे शामिल होते हैं हमारे विधिक यानी कि कानून पर्यावरण में।
प्रत्येक उद्यम के लिए देश के कानून का पालन करना अनिवार्य है। हर किसी बंदे को उसी देश के कानूनों को पालन करना जरूरी है। कानून के पालन न करने पर वो क्या कर सकती है, कानून के चंगुल में फंस सकती है, केस चल सकता है। जैसे हमारे संविधान का पालन करना है, कंपनी अधिनियम का पालन करना है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का पालन करना है, कारखाना अधिनियम का पालन करना है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम का पालन करना है। काफी सारे कानून बने हुए जिनका एक व्यवसाय को क्या करना है, पालन करना है। और क्या करना है, जैसे सिगरेट के विज्ञापन में इनके डिब्बी पर संवैधानिक चेतावनी देनी पड़ती है कि सिगरेट सेवन के लिए क्या है, हानिकारक है। ये सारे कानूनन पर्यावरण के अंदर आता है, विधिक पर्यावरण के अंदर आता है। इन सभी आयामों का अपन ने विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें हमने पढ़ा आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, तकनीकी पर्यावरण। अब हम पढ़ेंगे भारत की आर्थिक नीति जो 1991 में आई थी। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत में आर्थिक पर्यावरण यानी आर्थिक नीति 1991 के अंदर भारत की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसमें किस मॉडल को लेकर आए थे, एलपीजी मॉडल को लेकर आए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीन चीजों को लेकर आए। सबसे पहली है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है, देखो नाम से ही है, उदार हो जाना। उदार यानी कि अपने जो कठोर प्रतिबंध लगाए उनको हटा देना। हर चीज पहले सरकार करती थी, कोई भी काम छोटे से छोटा करना है वो सरकार खुद करती थी, ठीक है ना। और कहती थी कि इस पे प्रतिबंध है, ये चीज तुम नहीं कर सकते, ये चीज प्रतिबंध है, वो करनी है। दुकान खोलने के लिए भी बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती थी। तो सरकार ने क्या किया, 1991 में भारत सरकार ने क्या किया, भारतीय व्यवसायों और उद्योगों को अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों से मुक्त करना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। लाइसेंस परमिट राज की समाप्ति कर दिया कि किसी भी चीज के, हर किसी चीज के लिए लाइसेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, अनावश्यक नियंत्रण को हटा दिया, प्रतिबंधों को मुक्त कर दिया। इसे अपन क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कहते हैं। जैसे थोड़े उद्योगों को छोड़कर सभी में लाइसेंस की समाप्ति कर दिया। व्यवसायिक कार्यों के पैमाने में निर्णय लेने में स्वतंत्रता दे दी कि आपको अपनी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने आप खुद ले लो, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वस्तुओं सेवाओं को इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वहां पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी वस्तु की मूल्य निर्धारण कर सकते हो, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है। कर की दरों में कमी, अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक नियंत्रण को हटा लेना, आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल कर लेना, टेक्नोलॉजी को आकर्षित करना, ये सब हम उदारीकरण में लेकर आए। अनावश्यक प्रतिबंध हटा देना, करों में जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी है उसमें अपन ने स्वतंत्रता दे दी। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव कराने के लिए अपन ने स्वतंत्रता दे दी। यानी अनावश्यक जो प्रतिबंध थे उन सबको हटा दिया गया। क्या लेकर आ गए, उदारीकरण। अब क्या कहता है निजीकरण। देखो निजीकरण का मतलब क्या होता है, ये मान लो गवर्नमेंट की कोई भी बैंक है, गवर्नमेंट ने अपनी बैंक को किसको दे दिया, प्राइवेट को सेल कर दिया, किसी भी प्राइवेट कंपनी को सेल कर दिया, तो इसको अपन क्या कहते हैं, निजीकरण। आपने काफी बार सुना होगा कि ये चीज निजीकरण हो गया, उसी चीज का निजीकरण हो गया, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, सब प्राइवेट कर रही है। तो निजीकरण का मतलब क्या होता है, सरकार से निजी क्षेत्र को स्वामित्व, संपत्ति या व्यवसाय को ट्रांसफर करना। या तो आप अपना पूरा स्वामित्व उसको दे रहे हो, संपत्ति उसको दे रहे हो, या व्यवसाय उसको दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, निजीकरण। ये आज से नहीं आया है, ये 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी तब से अपन निजीकरण को अपना रहे हैं। नई आर्थिक सुधारों का लक्ष्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्रों की भूमिका बढ़ाना था और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट की भूमिका को कम करना था। नई आर्थिक औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की पुण्य व्याख्या की गई और जो भी घाटे में चल रही थी ना इंडस्ट्री, देखो सरकार आपको पता जो भी काम करती है मोस्टली कैसे होते हैं, घाटे में चल रहे थे उस समय। उन घाटे में चलने वाली कंपनियों को किसको, उनको कहां सौंप दिया गया, उनको वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को सौंप दिया।
तो जिससे क्या निर्णय लिया जा सके, वो जो ये बोर्ड क्या करता था, जो भी रुग्ण इकाइयां हैं या तो उनको बंद कर दो या उनका रीस्ट्रक्चर कर दो, ये इन्होंने किया। तो निजीकरण से क्या आशय है, सरकार द्वारा अपने स्वामित्व, संपत्ति या व्यवसाय को हस्तांतरण किसी निजी व्यक्ति को कर देना क्या कहलाता है, निजीकरण। अब बात करते हैं इसी में विनिवेश क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट अपना स्टेक प्राइवेट कंपनी को बेच रही है तो वो क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, विनिवेश। अगर गवर्नमेंट खरीद रही है तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और गवर्नमेंट बेच रही है अपना स्टेक, उसको क्या बोलते हैं, विनिवेश। निजी क्षेत्र उद्यमों को निजी क्षेत्र हस्तांतरित कर देना। गवर्नमेंट का कोई विभाग है, कुछ भी चीज है, स्वामित्व है जिसका गवर्नमेंट ने निजी क्षेत्रों में बांट रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, विनिवेश कहेंगे। जिससे सरकार की हिस्सेदारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि हिस्सेदारी 51% से अधिक है तो 51% से ज्यादा अपन ने होल्डिंग प्राइवेट को दे दी तो वो निजीकरण कहला जाएगा। 51% से ज्यादा अगर शेयर होल्डर पेटेंट अपन किसी और को दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। निवेश का मतलब आपको पता ही है, किसी भी संस्था में या परियोजना में रकम लगाना, जबकि विनिवेश का मतलब होता है रकम को वापस निकालना। ये होता है निवेश और विनिवेश। अभी तक हमने उदारीकरण, निजीकरण पढ़ा, अब ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, वैश्वीकरण। देखो, वैश्वीकरण क्या मतलब, किसी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, क्या करना, जोड़ना, क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। आज आपने ध्यान होगा अपन गुड्स को इजीली मूव कर सकते हैं, दुबई, अमेरिका, यूएस, चाइना वगैरह, इनों में अपन आ जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ये किसके बदौलत हुआ, ये वैश्वीकरण के बदौलत हुआ। बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यहाँ पर आई, इन्वेस्ट करती है, अपना प्लांट सेटअप करती है। ये किसके बदौलत हुआ, वैश्वीकरण के बदौलत हुआ। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। यह सारी व्यवसायिक क्रिया अपन किस स्तर पर करेंगे, विश्व के स्तर पर विस्तार करेंगे, जिससे देशों में क्या बढ़ेगी, कंपटीशन क्षमता का विकास होगा। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था एकजुट हो जाएगी। 1991 में भारत ने आयात की मात्रा और राशि दोनों ही सख्त नियमित बना दी थी, नियम बना दिया था, रूल रेगुलेशन बना दिए थे, ठीक है ना। यानी कि अपन को वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की या एक से ज्यादा देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण आपको पता होगा, नोटबंदी बोलते हैं जिसको। भारत सरकार ने काले धन को रोकने के लिए एक प्रयास होता है, जिसे हम विमुद्रीकरण के द्वारा काले धन पर रोक लगा सकते हैं। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को एक घोषणा की जिसमें अर्थव्यवस्था पर गहरा संबंध हुआ। इसमें 500 के और 1000 के नोटों को तत्कालीन रूप से लीगल टेंडर से बाहर कर दिया। यानी कि इससे क्या हुआ, इससे 86% चलन मुद्रा अवैध हो गई। भारत के लोगों को अवैध मुद्रा बैंकों में जमा करानी पड़ी, अपन को लाइनों में लगना पड़ा। अपने जो भी पैसा था जिसको मोदी सरकार ने बंद कर दिया, 500 और 1000 के नोटों को अपन ने क्या किया, वापस बैंक में जमा किया। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण। अब बात करते हैं विमुद्रीकरण से क्या क्या प्रभाव पड़े। देखो, विमुद्रीकरण से क्या उद्देश्य थे, क्या प्रभाव थे। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोकड़ के लेन देनों में कमी आई है। आज आपने देखा होगा, आज हम छोटा ट्रांजैक्शन किसके द्वारा करते हैं, यूपीआई के द्वारा करते हैं। अपन कहीं पे भी जाते हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई ये यूज करते हैं। वो कब से द्वारा हुआ है, ये विमुद्रीकरण के बाद मुद्रा का कैसा हुआ, लेन देनों में कमी हुई, रोकड़ में। बैंकों के जमाओं में वृद्धि हुई, बचतों में भी वृद्धि हुई। निजी संपत्ति में क्या हुई, कमी हुई। निजी संपत्ति में क्या हुई, कमी हुई, क्योंकि विमुद्रीकरण नोट नहीं लौटाए गए तथा भूमि भवन के लिए मूल्य गिर गए, जमीनों के भाव गिर गए।
सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा गवर्नमेंट की संपत्ति में। डिजिटलाइजेशन को ग्राहक बढ़ गए, हर चीजें डिजिटलाइजेशन हो गई। भूमि भवन के मूल्य में कमी हो गई। कर संग्रहण यानी कि टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ता गया। ये सारे किसके द्वारा हुआ? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का उद्देश्य होता है काले धन को समाप्त करना, जाली नोटों के कारोबार को रोकना, आतंकवादी गतिविधियों में जो नोट प्रयास हो रहे थे उनको रोकना, कर चोरी को रोकना। ये सारे व्यावसायिक पर्यावरण के विमुद्रीकरण के उद्देश्य हैं। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर व्यावसायिक पर्यावरण समाप्त होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।